अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं तुर्किया और पाकिस्तानी F-16 को लेकर, जिनके बारे में एक बहुत ही ज्यादा अहम खबर है और इसको लेकर हम एनालिसिस करेंगे पाकिस्तानी और तुर्किश F-16 एयरक्राफ्ट के लिए, क्योंकि ये F-16 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान और तुर्किया की एयरफोर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। और तुर्की की एयरफोर्स की तो खैर रीढ़ की हड्डी ही F-16 है, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर फाइटर जेट F-16 के अलावा है ही नहीं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स में भी बहुत ही ज्यादा अहमियत रखते हैं ये F-16 और इनके बगैर F-17 का भी रोल मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि F-16 और F-17 दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं बहुत से मामलात में। तो दोस्तों, मई के महीने के एंड में या जून के शुरू में ये खबर आई थी। उस वक्त मैं इस पर वीडियो नहीं बना सका क्योंकि दूसरे कुछ टॉपिक्स थे। तो खबर कुछ यूं थी कि तुर्किया ने अपने मुल्क में तैयार करदा LGK-84 और LGK-82 बॉम्ब्स को 15,000 फीट से गिराया अपने F-16 ओज़गुर तैयारों से, जिन्होंने कामयाबी के साथ तुर्किया के अपने तैयार करदा नेशनल मिशन कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि जो अपना सॉफ्टवेयर था तुर्की का तैयार करदा, उसे इस्तेमाल करते हुए पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने टारगेट्स को तबाह किया, जिसकी वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। अब अहम बात यह है कि इन F-16 में है तो ये अमेरिकन साख्त F-16, लेकिन अमेरिकन टेक्नोलॉजी को निकाल दिया गया था, यानी कि इनमें अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक्स थी ही नहीं। मिशन कंप्यूटर तुर्की का अपना था, टारगेटिंग एंड नेविगेशन सिस्टम्स तुर्किया के अपने थे। उन सिस्टम्स को यूज करते हुए F-16 ने वैसी ही कारकर्दगी दिखाई जो कि असल F-16 दिखाता है, यानी कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने टारगेट को तबाह किया, जो कि आप खुद देख भी सकते हैं। अब LGK-82, 83, 84 बॉम्ब्स कौन से हैं, आप ये सोच रहे होंगे। तो अमेरिकन MK-82, MK-83 बॉम्ब्स जो हैं उनकी लाइसेंस प्रोडक्शन करता है तुर्की। पाकिस्तान भी इन बॉम्ब्स को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत अपने मुल्क में तैयार करता है। तुर्किया ने क्या किया कि अपनी लेजर गाइडेड किट्स बनाई और वो इन बॉम्ब्स पर लगा दी। जैसा कि LGK-84 है तो MK-84 बॉम्ब पर ये लेजर गाइडेड किट लगाई और ये बन गया एक स्मार्ट बॉम्ब, सेम एज जैसे पाकिस्तान ने MK-84, MK-83, MK-82 बॉम्ब्स पर लेजर गाइडेड किट लगा के उन्हें अलबत्तार बॉम्ब का नाम दे दिया। और इन अलबत्तार बॉम्ब को नाइजीरिया भी यूज करता है, म्यांमार और कुछ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज के मुताबिक अजरबैजान भी यूज करता है अपने Su-25 वगैरह पर, लेकिन ये अनकन्फर्म्ड है। अब दोस्तों, तुर्की ने ये जो कारनामा, मैं इसे कहूंगा सर अंजाम देने वाली बात है, वो इस वजह से क्योंकि अमेरिकन F-16 के साथ दूसरे बहुत से मुल्कों ने भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने की बहुत कोशिश की हुई है कि वो खुद से कोई चीज ट्राई कर लें या खुद से किसी चीज को इंटीग्रेट कर लें। लेकिन F-16 को अमेरिका ने शुरू से ऐसा बनाया कि वो अमेरिकन ओरिजिन के इक्विपमेंट को ज्यादा सही तरीके से चलाता है। लेकिन तुर्की ने जो किया है कि तुर्की ने अपना एक ओज़गुर अपग्रेडेशन प्रोग्राम बनाया, और तुर्की जो कि पहले भी F-16 को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत अपने मुल्क में बना रहा था, इस वजह से उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस था F-16 को लेकर। तुर्की ने ओज़गुर अपग्रेडेशन के तहत रडार तुर्की साख्ता लगाया। उसके बाद मिशन कंप्यूटर्स जो मेन सॉफ्टवेयर होता है F-16 को रन कर रहा, वो भी इन्होंने तुर्की का लगाया। उसके बाद टारगेटिंग एंड नेविगेशन सिस्टम आप समझ लें कि वो सिस्टम्स होते हैं जो जमीनी अहदाफ को दिखा रहे होते हैं, जमीन पर जो भी मूवमेंट है वो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे होते हैं, जिससे पायलट को सारी सिचुएशनल अवेयरनेस मिल रही होती है। और ये तमाम चीजें करने के बाद उन्होंने F-16 ब्लॉक 30 को ओज़गुर अपग्रेडेड F-16 बना दिया। अब इन ओज़गुर अपग्रेडेड F-16 को लेकर तुर्की कहता है कि ब्लॉक 70 जितने एडवांस है, बहरहाल ये ब्लॉक 70 जितने तो एडवांस नहीं है, क्योंकि तुर्की अब खुद भी ब्लॉक 70 ही ले रहा है। तो हाँ, ये काफी ज्यादा अपग्रेडेड है, लेकिन ब्लॉक 70 जितने अपग्रेडेड नहीं है, लेकिन अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक शानदार चीज है। मार्च 2024 में पहला ओज़गुर अपग्रेडेड F-16, या मैं यूं कहूं कि वो F-16 जिसमें प्योरली टर्किश टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, वो टर्किश एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया गया। जब ओज़गुर अपग्रेडेशन इस तरह कामयाब देखी गई तो पाकिस्तान में भी ये क्वेश्चन रेज किया जाने लगा कि पाकिस्तान के पास भी तो 76 F-16 है, ये कौन सा कोई छोटा नंबर है F-16 का कि इसे जब चाह रिटायर कर दिया या इन्हें हम कम यूज करेंगे। क्योंकि F-16 पिछले 40 साल से 45 साल से पाकिस्तान एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी रहा है। वो तो अब जाके चलो ब्लॉक 3 या J-10C आ गए, लेकिन F-16 को लेकर जो पाकिस्तान एयरफोर्स का एक्सपीरियंस है और जितना अच्छा पाकिस्तान इसके साथ परफॉर्म कर चुकी है और अभी भी कर रही है, वो अपने आप में फिनोमिनल है। तो F-16 को मुस्तकबिल करीब में कहीं भी रिटायर करना, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्हें लंबे अरसे तक पाकिस्तान एयरफोर्स सर्विस में रखेगी और इनमें पोटेंशियल भी है। 1983 में ये पाकिस्तान में आए थे, सबसे पहला जो बैच था। उसके बाद बहुत से सीक्वेंसेस देखने को मिलती हैं जब इसके मुख्तलिफ बैचेस पाकिस्तान एयरफोर्स में आए, लेकिन 2018 में तुर्किया ने पाकिस्तानी F-16 को अपग्रेड किया था। इनमें रडार सिस्टम को अपग्रेड किया गया, उसके अलावा नेविगेशन सिस्टम को, मिशन कंप्यूटर को अपग्रेड कर दिया गया, और जो पुराने F-16 जो BVR मिसाइल फायर करने के काबिल नहीं थे, उन्हें भी इस काबिल बनाया गया कि वो AIM-120C 5 BVR मिसाइल को फायर कर सके। और सेम BVR मिसाइल से अभिनंदन और इंडियन Su-30 को शॉट डाउन किया गया था। और इस वक्त बात की जाए तो पाकिस्तान के पास 76 F-16 है और तमाम के तमाम अपग्रेडेड हैं, लेकिन ये अपग्रेडेशन थी 2018, 19, 20 के दौर में।
अब अगर हम आगे की तरफ देखें 2025, 26, 2030 के ईरा तक, तो पाकिस्तान को मजीद बेहतर अपग्रेड्स चाहिए। एक यहाँ बहुत ही ज्यादा अहम डिफरेंस है पाकिस्तानी और टर्किश F-16 में जो आपको देखने को मिलेगा कि तुर्किया के जो अपने तैयार करदा लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं LGK 84, 82, वो तुर्किया अपने F-16 पर लगाता है, इंटीग्रेटेड है। लेकिन पाकिस्तानी साख्ता जो अलबत्तार बॉम्ब्स हैं या दूसरे जो म्यूनिशन है जो पाकिस्तान खुद तैयार करता है, वो J-10C फायर कर सकते हैं, पाकिस्तानी मिराजेस फायर करते हैं, JF-17 थंडर फायर करते हैं, पाकिस्तानी ड्रोन्स भी फायर करते हैं, लेकिन वो F-16 पर इंटीग्रेटेड नहीं है। यानी कि पाकिस्तानी F-16 सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन वेपन्स को ही फायर कर सकते हैं। एयर टू ग्राउंड वेपन्स की मैं बात कर रहा हूँ। जैसा कि पाकिस्तान एक्सक्लूसिवली JDAMs को यूज करता है अपने F-16 पर, इसके साथ साथ जो लेजर गाइडेड पेवे बॉम्ब्स हैं वो स्पेशली F-16 के लिए हैं। तो इससे आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान के पास उतनी लिबर्टी नहीं है, उतना फ्रीडम नहीं है कि वो अपने F-16 पर अपने मुल्क की साख्ता बॉम्ब्स को यूज करे, क्योंकि इससे F-16 की ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। लेकिन ये जो पाबंदी है एक किस्म की पाकिस्तान पर, ये पाकिस्तान के इनडायरेक्टली हक में ही गई। वो इस तरह के जब F-16 पर इतनी ज्यादा पाकिस्तान को आजादी नहीं थी, तो इसी की वजह से पाकिस्तान ने पुश किया और पाकिस्तान ने अपने मुल्क की साख्ता वेपन्स को क्रिएट किया, फिर उन्हें JF-17 थंडर पर यूज किया और उसका अच्छा नतीजा ये निकला कि पाकिस्तानी अलबत्तार बॉम्ब्स को नाइजीरिया ने भी खरीदा और दूसरे मुल्क भी उसे खरीद रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये पाबंदी पाकिस्तान के हक में ही गई लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर F-16 के ही पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए तो फ्यूचर में ओसगूर अपग्रेडेशन पाकिस्तान के लिए तभी पॉसिबल होगी अगर अमेरिका उसकी पाकिस्तान को इजाजत देता है, क्योंकि तुर्किया नेटो का पार्ट है और तुर्की को अल्टीमेटली F-16 मिलने भी वाले हैं ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड के, और उससे पहले F-16 की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी तुर्की के पास थी। तो इसलिए उनके लिए इंटीग्रेशन करना या उसकी अपग्रेडेशन करना ज्यादा बड़ी मुश्किल नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान के लिए ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के पास चाइनीज J-10C हैं, उसके अलावा चाइनीज ताउन से तैयार करता JF-17 थंडर है। हमारा यानी कि ज्यादा जो झुकाव है वो चाइना की तरफ है, और इस वजह से हो सकता है मुस्तकबिल में इन F-16 को लेकर कुछ ट्रबल या परेशानियां देखने को मिले। लेकिन जियोपॉलिटिक्स के खेल में लॉट्स ऑफ स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स वाला हिसाब होता है। सो यहाँ फ्यूचर में अगर कोई जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बनता है तो हमें दोबारा से तुर्की के थ्रू एक नई अपग्रेडेशन देखने को मिल सकती है F-16 की, और हो सकता है ये ओसगूर से भी ज्यादा बेहतर हो, जिसे ओसगूर 2 कहा जाता है। अभी तुर्की से प्लान कर रहा है कि अपने F-16 को मजीद बेहतर किया जाएगा। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।